नमस्कार एंड वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ यहाँ पे आप लोग बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हैं। हाल ही में इंडिया ने क्वाड कंट्रीज के साथ मिलकर रशिया को डायरेक्टली ये कहा है कि प्लीज नॉर्थ कोरिया के साथ कोई डिफेंस डील मत कर लेना। यहाँ पर आप देख पाओगे इस पे आर्टिकल, इंडिया ने ज्वाइन किया यूएस, ऑस्ट्रेलिया और जापान को टू अर्ज रशिया अगेंस्ट आर्म्स डील विद नॉर्थ कोरिया। रीजन बहुत ही सिंपल है, नॉर्थ कोरिया पर यूनाइटेड नेशंस के सैंक्शंस लगे हैं। कोई भी देश एक डिफेंस डील नॉर्थ कोरिया के साथ नहीं कर सकता, अगर करता है तो ये यूएन सैंक्शंस का वायलेशन होगा। तो इंडिया ने भी यहां पर बाकी क्वाड कंट्रीज के मेंबर्स के साथ मिलकर रशिया को कह दिया है कि यहां पे हम आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे। वी हैव ड्रॉन द लाइन हेयर, नॉर्थ कोरिया के साथ डिफेंस डील मत करना। नाउ ये बात इंडिया ने कही कब है? देखिए, जयशंकर साहब आज के समय गए हैं न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में आपको पता होगा यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर्स हैं और यूनाइटेड नेशंस का आज के समय चल रहा है जनरल असेंबली का सेशन। पीएम मोदी गए नहीं है, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जयशंकर साहब। और इसी दौरान जो क्वाड कंट्रीज हैं यूएस, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, इनकी एक अलग से मीटिंग भी होती है। इस मीटिंग में देखिए जयशंकर साहब ने कनाडा का जो इशू है ये भी रेस किया। बाय द वे, मेरी जो इससे पहले वीडियो आई थी जहां पे मैंने आपको बताया था कि जापान ने ऑस्ट्रेलिया और यूएस की तरह कनाडा वाला इशू इंडिया के साथ नहीं रेस किया, वो भी इसी मीटिंग में ही हुआ था। जापान से उम्मीद थी कि जापान भी जो कनाडा का इशू है, निज्जर का इशू है, वो रेस करेगा, मगर जापान ने ऐसा नहीं किया। इंडिया ने अपनी तरफ से ये कहा है कि देखिए, कनाडा में अब सेफ हेवन बन चुके हैं आतंकवादियों के लिए। ये जो वर्ड है हेवन नहीं है, इसका मतलब है हेवन, मतलब कि बहुत सारे सेफ एरिया बन चुके हैं आतंकवादियों के लिए। और बाकी कंट्रीज को प्रूफ भी दिखाया कि देखिए ये सब एविडेंस है। हम कई सालों से कनेडियन गवर्नमेंट को कह रहे थे कि इन टेररिस्ट के अगेंस्ट एक्शन लीजिए, मगर कनेडियन गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं ले रही। और यहाँ पे आप देख पाओगे इस पे बहुत आर्टिकल पब्लिश हुए हैं। जयशंकर एक्सपोसेस ट्रूडोज खालिस्तान बोगी हिपोक्रेसी इन क्वाड मीटिंग। तो ये इंडिया ने किया ना। जब कनाडा का इशू डिस्कस हो चुका था, उसके बाद फोकस आया 2023 के नॉर्थ कोरिया रशिया समिट पर। ये जो सारी बातचीत हुई है क्वाड में अबाउट रशिया एंड नॉर्थ कोरिया, इसका रीजन यही है क्योंकि सितंबर 2023 में ना किम जोंग उन एक रेल यात्रा पे गए टू रशिया। इसके बारे में आपने सुना होगा, ट्रेन से। जी हाँ, किम जोंग उन बाय एयर बहुत बहुत ज़रा कम ट्रैवल करते हैं। तो ट्रेन से किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया से ऑल द वे गए रशिया में, और नहीं रास्ते में इन्होंने चाइना का रूट नहीं लिया, डायरेक्टली इनकी ट्रेन नॉर्थ कोरिया से इस तरीके से गई रशिया में। और ये मॉस्को भी नहीं गए। ये जो सारी मीटिंग है ये रशिया के फार ईस्ट रीजन में हुई है। यहाँ पे वैसे ही फार ईस्ट रीजन को प्रमोट करने के लिए एक समिट कर रहे थे व्लादिमीर पुतिन। उसी दौरान किम जोंग उन भी यहाँ पर आ गए। और आप ओवरऑल इस विजिट को देखो ना, तो नॉर्थ कोरिया ने इस विजिट को बहुत प्रमोट किया। नॉर्थ कोरिया का जो सरकारी मीडिया है उन्होंने तो ये कहा कि ये विजिट हिस्टोरिक है, अमर, लिटरली इन्होंने यहाँ पर वर्ड यूज़ किया था। ये एक इमॉर्टल विजिट थी। अब यहाँ पे आप कहेंगे एक विजिट इमॉर्टल कैसे होती है? वेल, नॉर्थ कोरिया के मीडिया का ये कहना है कि ये विजिट दुनिया लंबे समय तक याद रखेगी, क्योंकि पूरे जियोपॉलिटिकल ऑर्डर को ये विजिट हिला सकती है। अब यहाँ पे आप कहोगे अच्छा, इस इमॉर्टल विजिट में ऐसा क्या हो गया? देखिए, कुछ छोटी बातें रशिया ने यहाँ पर अनाउंस करी, जैसे कि ये लोग नॉर्थ कोरिया में सैटेलाइट लॉन्चिंग फैसिलिटीज़ डेवलप करेंगे, स्पेस सेक्टर से बातचीत हुई, मगर वो सब सेकेंडरी चीज़ें थी। मेन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह डिस्कस करी गई कि रशिया और नॉर्थ कोरिया वापस अपना मिलिट्री कोऑपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं। किम जोंग उन देखिए जहां पर सुखोई फाइटर जेट बनते हैं उस फैक्ट्री में गए, रशिया के बहुत सारे वेपन्स टेस्ट किए, और इससे साफ साफ लग रहा था कि रशिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में एक ऐसी डील हो सकती है जिसमें नॉर्थ कोरिया फॉर द टाइम बिंग जो इनके पास स्टॉक पाइल पड़ा है वेपन्स का, वो भेज देगा रशिया को, ताकि रशिया उसको इस्तेमाल करे यूक्रेन के अगेंस्ट। क्योंकि देखिए, अगर हम बात करें एम्यूनेशन की, बेसिक वेपनरी की, तो उसमें रशिया को एडिशनल हेल्प चाहिए। हमने रिसेंटली देखा कि ईरान ने भी रशिया को डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट किया था। तो बात यह चल रही है कि नॉर्थ कोरिया भी सिमिलर तरीके से रशिया की हेल्प करेगा अगेंस्ट यूक्रेन। उसके बदले में रशिया अपनी टेक्नोलॉजी, फाइटर जेट्स की, सैटेलाइट लॉन्च की, ये सब शेयर करने वाला है नॉर्थ कोरिया के साथ। अभी इस पर कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन हुई नहीं है, मगर व्लादिमीर पुतिन ने अपनी तरफ से कह दिया है वी आर ओपन टू ए डिफेंस कोऑपरेशन विद नॉर्थ कोरिया। यहाँ पे आप देख पाओगे आर्टिकल, व्लादिमीर पुतिन सेज मिलिट्री कोऑपरेशन विद किम जोंग उन इज वेरी मच ए पॉसिबिलिटी। तो ये वर्ड सुन के ही ना प्राइमरली 3 देशों के कान खड़े हो गए, यूएस, साउथ कोरिया, जापान। यहाँ पे आप देख पाओगे
ये नॉर्थ कोरिया के बिल्कुल साथ में साउथ कोरिया और जापान, और यूएसए के मिलिट्री बेसेस आपको मिल जाएंगे साउथ कोरिया और जापान में। लिटरली हजारों यूएस सोल्जर्स आज के समय साउथ कोरिया और जापान में डिप्लॉयड हैं। तो क्वाड के जो ये दो बड़े देश हैं यूएस और जापान, इनका सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि कई साल पहले जो यूनाइटेड नेशंस ने नॉर्थ कोरिया पर सैंक्शन लगाए थे, जिसके अंडर कोई भी देश वेपन्स एक्सपोर्ट नहीं कर सकता नॉर्थ कोरिया को, अगर रशिया ये जो सैंक्शंस हैं इनको तोड़ता है तो ये एक बड़ा जियोपॉलिटिकल इवेंट होगा। उसके बाद मैं आपको बता दूं, एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि बहुत सारे यूएन कंट्रीज रशिया को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से निकालने का भी सोचे। जहां तक मैं देख पा रहा हूं, आई मीन अगेन ये प्रेडिक्शन नहीं है, एक बस बात शेयर कर रहा हूं आपके साथ। एक पॉसिबिलिटी ये सामने आ रही है कि इन द फ्यूचर, अभी तो नहीं कहूंगा, कुछ सालों बाद अगर रशिया की कुर्सी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से खत्म कर दी जाती है तो उसकी जगह इंडिया को एंट्री मिल सकती है। दैट कैन हैपन। अब वो इंडिया एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, उस वक्त क्या समीकरण होंगे, उस पर मैं कमेंट करूंगा नहीं। मगर मैं बहुत लंबे समय तक रशिया को यूएन में एज ए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर नहीं देख रहा। इसमें एक बहुत ही बड़ा इफ लगा के चलूंगा। अगर इस बीच 2024 में डोनाल्ड ट्रंप जैसे प्रेसिडेंट आ जाते हैं यूएसए में, जो रशिया के प्रति रिलेटिवली सॉफ्ट हैं, जो यूक्रेन के साथ नेगोशिएशन करा देते हैं, वॉर खत्म हो जाती है, तब ऐसा कुछ नहीं होगा। मगर मान लीजिए बाइडन वापस पावर में आ जाते हैं या फिर कोई ऐसा प्रेसिडेंट आता है जो बहुत ज़्यादा एंटी रशिया हो, मुझे लगता नहीं है कि रशिया यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रूल्स के हिसाब से लंबे समय तक चलेगा। और फिर अगर हम बात करें इंडिया नॉर्थ कोरिया रिलेशंस की, तो इंडिया नॉर्थ कोरिया रिलेशंस काफ़ी ख़राब हैं। आई मीन कोई रिलेशंस है नहीं, कुछ एग्जिस्ट करता नहीं है, ट्रेड कुछ ज़्यादा है नहीं। रिसेंटली हमने ये भी देखा कि जब नॉर्थ कोरिया ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट किया था तब इंडिया ने कंसर्न रेज किया था ना। इसका एक बहुत ही सिंपल रीज़न ये भी है क्योंकि नॉर्थ कोरिया एक डायरेक्ट सिक्योरिटी थ्रेट पोज करता है जापान को। जापान एक ह्यूमंगस इन्वेस्टर, ना सिर्फ इन्वेस्टर, इंडिया को लोन देने वाला देश भी है। हमने बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लोन लिया है जापान से, ऑल्दो बहुत ही ज़्यादा मिनिमल इंटरेस्ट रेट से। जापान इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडियाज़ इकोनॉमिक सक्सेस। तो इसलिए भी आप कह सकते हैं कि इंडिया के रिलेशंस नॉर्थ कोरिया के साथ इतने अच्छे हैं नहीं। तो ये कोई सरप्राइज़ की बात नहीं है कि इंडिया रशिया को भी ये कहेगा कि देखिए नॉर्थ कोरिया के साथ डिफेंस डील मत कर देना, क्योंकि बाद में जब इस इशू पर वोटिंग होगी, कभी मान लो यूएन में या फिर कहीं ना कहीं इस डिफेंस डील की निंदा करने की बात आएगी, हम पीछे नहीं रह पाएंगे। हमें क्वाड कंट्रीज़ के साथ, बाकी वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ उस वक्त आलोचना करनी होगी नॉर्थ कोरिया और रशिया की। और जो ये क्वाड कंट्रीज़ का मैसेज गया ना रशिया को, मेरे हिसाब से रशिया इसके बारे में सोचेगा, क्योंकि इससे रशिया पर डेफिनेटली एक प्रेशर बिल्ड होता है। इंडिया एक बहुत ही बड़ा बायर रशियन ऑयल का, वो भी रशिया को ओपनली कह रहा है कि नॉर्थ कोरिया के साथ डिफेंस डील आप अगर करते हैं तो ये यूएन सैंक्शंस का वायलेशन होगा, प्लीज़ डू नॉट डू दिस। और अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर मेरी कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस भी हैं, आप देखना चाहें देख सकते हैं। यहाँ पे PD10 कोड यूज़ करके जो क्लासेस हैं ये आप देख सकते हैं। कई टॉपिक्स होते हैं जिन पर मैं चैनल पे वीडियो नहीं बना पाता, तो वो यहाँ पे आपको मिल जाया करेगा। सो एंजॉय दीज क्लासेस। थैंक यू। Thanks for listening, and as always, may the gods watch over.